हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे और आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। तो आप लोग एकदम मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस आज करने वाले हैं, ठीक है। और रेडॉक्स रिएक्शन आसान चैप्टर है, ठीक है। आसान चैप्टर है ये। और इससे मतलब एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके शिफ्ट में आ जाएगा, दो क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, अगर आपका नसीब अच्छा रहा तो, ठीक है। तो चलिए, आसान क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और ये मैंने आसान चैप्टर आज लिया है क्योंकि आपको पता है कि मेरा थोड़ा हाथ जो है ये फ्रैक्चर हो गया है। तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा है, 7-8 क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद केमिकल कैनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह मैं लेके आऊंगा जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका क्वेश्चन हम लोग जो है कंप्लीटली कवर करेंगे, तब तक मेरा ये भी हाथ भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है 22 जनवरी शिफ्ट 1 में, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, सम CO2 गैस वाज केप्ट इन अ सील्ड कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm, ठीक है। 1 atm प्रेशर पे CO2 गैस को एक सील्ड कंटेनर पे रखा गया है at 273 Kelvin. This entire amount of CO2 was later passed through an aqueous solution of CaOH whole 2. ये जो जितना का जितना CO2 है, जितना भी वो उस कंटेनर में रखा गया है, सारा का सारा CaOH whole 2 से पास करवाया गया, ठीक है। The excess unreacted CaOH whole 2 was later neutralized with 0.1 molar of 440 ml HCl. देखिए क्या बोल रहा है कि एक सील्ड कंटेनर में जो है CO2 को रखा गया है और उस CO2 को CaOH whole 2 से पास करवाया गया, ठीक है। और बोल रहा है कि CO2 जो है मतलब कम अमाउंट में है और CaOH whole 2 ज्यादा अमाउंट में है। ये सर कैसे समझ में आया, क्योंकि क्या बोल रहा है कि CO2 CaOH whole 2 से रिएक्शन करने के बाद भी CaOH whole 2 का कुछ अमाउंट बच जा रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि CaOH whole 2 ज्यादा अमाउंट में होगा, CaOH whole 2 एक्सेस अमाउंट में होगा, और जो बचा हुआ CaOH whole 2 है उसको न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं HCl से, उसको न्यूट्रलाइज करवा रहे हैं HCl से, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ सील्ड कंटेनर ऑफ CO2 वाज x, देन x इज डैश सेंटीमीटर क्यूब। x का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। अगर वॉल्यूम x है तो CO2 का वॉल्यूम अगर x है तो x का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, मैं सिंपल सा चीज आपको बताता हूँ। एक चीज और नीचे में लिखा है, ये देखिए तो, ये आपने पढ़ा, द इंटायर अमाउंट ऑफ CO2 गैस इज रिएक्टेड विथ एग्जैक्टली हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ CaOH whole 2। अच्छा, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखा है कि जितना का जितना CO2 था सारा का सारा रिएक्ट कर गया, लेकिन सारा का सारा जो रिएक्ट किया है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ इनिशियल वॉल्यूम ऑफ CaOH whole 2 से रिएक्शन किया है। कहने का मतलब, अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज आपको बताते हैं, अगर CO2 का नंबर ऑफ मोल्स, CO2 का नंबर ऑफ मोल्स n मानेंगे, तो CaOH का होल 2, ये जो CaOH होल 2 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा ये 2n हो जाएगा। कैसे सर हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि CO2 टोटल का टोटल जो रिएक्ट कर रहा है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, CaOH होल 2 से रिएक्शन कर रहा है। मतलब ये 2 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स हो गया। क्यों, क्योंकि CO2 जो है हाफ CaOH whole 2 से रिएक्शन कर रहा है। CO2 का सारा ले लीजिए जितना भी कंटेनर में रखा गया था, और CaOH whole 2 से पास करवाएंगे, तो मतलब आधा CaOH whole 2 से रिएक्शन कर रहा है CO2 से, ठीक है। तो बच कितना गया, CaOH whole 2 लेफ्ट कितना हो गया, अरे आधा रिएक्शन हुआ, आधा रिएक्शन हुआ, बचा कितना, n नंबर ऑफ मोल्स बच गया। आधा रिएक्शन का मतलब टोटल कितना था, टोटल CaOH whole 2 कितना था, ये इतना था टोटल, ये टोटल है, टोटल है। तो आधा क्या किया, आधा क्या किया, रिएक्शन किया। ये टोटल है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2n है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2n है। और आधा रिएक्ट कर लिया मतलब n रिएक्ट कर लिया, तो बचा कितना, बचा कितना, n बचा। और वो जो n नंबर ऑफ मोल्स बचा, वो जो n बचा वो रिएक्शन कर रहा है किससे, HCl से। तो जब CaOH whole 2 का रिएक्शन करेंगे HCl से, जब CaOH whole 2, CaOH whole 2 का अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं HCl से, किसे रिएक्शन करवाते हैं, HCl से, तो हमारा क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन है।
सिंपल सा हमारा एसिड बेस रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बनेगा, बन जाएगा CaCl2, CaCl2 और प्लस H2O, प्लस H2O, प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका कितना मोल बचा है, N मोल बचा है, और HCl आपका दिया हुआ है 0.1, 0.1 इंटू 40 कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ये मोलारिटी इसका दिया हुआ है, 0.1 इंटू 40 कर दीजिए, 40 बाय 1000 इस तरह से कर देंगे, 40 बाई इस तरह से 1000 कर देंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स HCl का आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, इसके बाद आसान है क्वेश्चन, एक बार समझ जाएंगे उसके बाद सॉल्व करना इसको आसान है। क्या बोला था, अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, तो बताइए, तो जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका होगा उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इसका होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यही बोलता है, इक्विवेलेंट ऑफ CaOH होल 2 इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ HCl। ठीक है, राइटिंग थोड़ा खराब बनेगा, ठीक है, थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, COH होल 2 का नंबर ऑफ मोल्स अगर हमको निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स इसका क्या है, N है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू N फैक्टर। तो COH होल 2 का N फैक्टर कितना होगा, 2, कैसे होगा, N फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, एसिड के लिए क्या होता है, बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी। तो देखिए 2 OH माइनस आयन यहाँ से रिलीज होगा, इसीलिए N फैक्टर 2। इसका नंबर ऑफ मोल्स HCl का कितना हो जाएगा, तो इसका मोलैरिटी दिया हुआ है 0.1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम 40 दिया हुआ है और 1000 से डिवाइड कर देंगे लीटर में चेंज करने के लिए, और इंटू एन फैक्टर, HCl का एन फैक्टर कितना होगा, HCl का एन फैक्टर कितना होगा, एसिड के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसका बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब एक H प्लस क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो एन फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है और एन का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू यहाँ से आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आपका एन का वैल्यू मिल जाएगा 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, 2 × 10⁻³ मिलेगा। और आपको पता है वॉल्यूम निकालना है CO2 का, देखिए ना एन का वैल्यू तो निकल ही गया, यही तो एन है, यही तो एन है, CO2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल गया, 2 × 10⁻³। अगर एन मिल गया तो आपको पता है गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर इक्वल टू कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, 2 × 10⁻³, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ और इंटू, इसको क्या करना है तो मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर क्यूब में आंसर पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब में आंसर पूछा है, इसीलिए मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 22400, 22400, ये ml में कन्वर्ट करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44.8 आता है, इसका आंसर हो जाएगा इंटीजर में, नियरेस्ट इंटीजर में 45 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो 1 ml होता है, जो 1 ml होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इसको बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो मोलर वॉल्यूम को मैंने क्या किया, ml में कन्वर्ट कर दिया, मोलर वॉल्यूम को हमने ml में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, एकदम अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से आपको क्वेश्चन पढ़ना था, क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि एक CO2 मैंने एक सील्ड कंटेनर में रख लिया है, ठीक है, CO2 को मैंने सील्ड कंटेनर में रख लिया है, और वो सारा का सारा CO2 जो है मैंने CaOH होल 2 से पास करवा दिया, वो सारा का सारा CO2 जो मैंने रखा था वो सारा का सारा CaOH होल 2 से मैंने पास करवा दिया। और CaOH होल 2 कितना रिएक्शन करेगा, तो हाफ CaOH होल 2 का जितना अमाउंट था उसका सिर्फ हाफ अमाउंट ही CO2 से रिएक्शन कर रहा है, मतलब COH होल 2 एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज्यादा है, डबल है, क्या है, डबल है, CO2 के अमाउंट से डबल है COH होल 2 का अमाउंट। ठीक है, तो कुछ ना कुछ COH होल 2 का अमाउंट बचेगा, जितना अमाउंट उसका बचा उसका रिएक्शन करवा दिए HCl से, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा दिए, जो कि यहाँ पर मैंने ऊपर में आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करवाया, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा दिया गया। तो आपको पता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, दोनों का क्या किए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, इसका मोलैरिटी 0.1 दिया हुआ था, 40/1000 कर दिए। ठीक है, I/1 कर दिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको मिल गया तो वॉल्यूम नहीं निकलेगा क्या, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम भी मान लिए, मोलर वॉल्यूम 22.4, और इसको ml में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको आंसर देना है। ठीक है,
क्यूबिक सेंटीमीटर में आपको आंसर देना है, और 1 ml इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया सबको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है द स्पीसीज which do not undergo disproportionation reaction। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पहले होता क्या है ये पहले समझेंगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करने के लिए देखिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही स्पीसीज का एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। ठीक है, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो फिक्स है, मतलब क्लोरीन जो है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, और क्लोरीन का रिडक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, रिडक्शन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। तो कब ऐसा होगा बताइए तो, किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऐसा होगा। अगर देखिए, क्लोरीन का अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो सिर्फ उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ रहे बात। सपोज बात करते हैं, देखिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, पहला वाला ClO2 पे 1 - तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, तो क्लोरीन को मान लेते हैं x, क्लोरीन का निकालना है x मान लेते हैं, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, ऑक्साइड -2 चार्ज, ठीक है, इक्वल टू -1, ओवरऑल मॉलिक्यूल पे -1 चार्ज है, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x -4 इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस 4, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +3, x इक्वल टू हो जाएगा +3। ये देखिए, ध्यान से देखिए, x इक्वल टू +3 है, इसका मतलब क्या, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ये 0 में भी जा सकता है, क्लोरीन मैक्सिमम +7 तक जा सकता है। तो देखिए +3 से 0 जाएगा, +3 से 0 जाएगा तो क्या होगा, +3 से 0 जाने का मतलब होता है रिडक्शन, और +3 से जब कितना जाएगा +7, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों कर सकता है, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं सेकंड नंबर। दूसरा दूसरा क्या है, ClO4 ClO4 इसका निकाल लेंगे। क्लोरीन का निकालना है, अंडरलाइन कर दीजिए, क्लोरीन को x मान लीजिए, प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो लिख दिए -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ओवरऑल चार्ज इसमें भी कितना है -1 का है। तो क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे x, और देखिए 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, -8 लिख दिए इक्वल टू -1, 8 को उस साइड भेजेंगे, 8 को उस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1 प्लस 8, -1 प्लस 8, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा +7, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, +7 हो जाएगा सर, +7 हो जाएगा। अब देखिए ये जो +7 है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +7 जो हमारा होता है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहाँ से सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, यहाँ से सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वही शो कर सकता है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों करे। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये तो रिड्यूस तो हो सकता है, +7 से +4 +3 +2 -1 जा सकता है, 0 जा सकता है, बट ये जो है प्लस में और शो नहीं कर सकता है, +8 +9 शो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये इसका कितना आ गया +7, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा या लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा, -1 पे रहता, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे रहेगा, तब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, मिडिल में रहना पड़ेगा। जैसे देखिए 3 है मिडिल पे, 5 आ जाएगा, मिडिल पे है, 5 से 7 भी जा सकता है, 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है। तो ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ। लेकिन +7 यहाँ पे है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, तो सिर्फ रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब और इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, देखिए और चेक भी नहीं करना है हमको, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, सेकंड वाला, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे है। इसका बात करेंगे तो ये +5 पे है, तो +5 से कहाँ जा सकता है, +6 +7 और +4 +3 ऐसे भी आ सकता है। उसके बाद ये कितना पे है, ये +1 पे है, तो +1 से 0 जा सकता है, -1 जा सकता है, रिड्यूस हुआ, और +1 से +7 तक जा सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों शो कर सकता है। समझ रहे बात।
क्लोरीन क्लोरीन +1 पे है, सपोज देखिए थर्ड ऑप्शन में +1 से 0 पे जा सकता है, रिडक्शन हुआ, और +1 से +7 पे जा सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। +5 से +7 पे जा सकता है, ऑक्सीडेशन। +5 से +1 0 रिड्यूस हुआ, रिडक्शन। ओके, +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि सेकंड नंबर में है, इससे ज्यादा वो नहीं जा सकता है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ में आ गया सबको? एकदम समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा गया है, बेहद आसान क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता ही होगा, आप बचपन में भी पढ़े होंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले भी बताए, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों होता है, तो उसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कौन करते हैं। चलिए, तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, जैसे मैंने क्या किया, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, तो हमारा बन जाता है, ऑक्सीजन को और एक्सेस में लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस बन जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल मिलके, दो सबस्टांस मिलके एक सबस्टांस का या एक से अधिक सबस्टांस का फॉर्मेशन करता है, तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसी तरह हमारा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक होता है। जैसे जैसे मैंने क्या किया, एग्जांपल ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। वैसे ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, फिर भी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ बस, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर +4 हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ पर 0 है, इसका -2 हो गया, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक सबस्टांस जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक ही सबस्टांस है, और ये ब्रेक हो गया, हीट करने पर ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक ही सबस्टांस अगर दो या दो से अधिक सबस्टांस में ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में किस तरह से दिया गया है। देखिए, CH4 को जब O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 और H2O बनता है, एकदम सही है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारा। फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन हो गया, फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन हो गया, एकदम सही है। दूसरा देखेंगे, NaH डिकम्पोज हो रहा है सोडियम और H2 में, एक सबस्टांस एक से अधिक सबस्टांस दे रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लिख के बताया, तो यहाँ पे देखिए NaH को जब हम लोग हीट करते हैं, NaH को जब हम लोग हीट करते हैं, तो ये सोडियम में और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। सोडियम और हाइड्रोजन गैस में ये टूट गया है, सोडियम और हाइड्रोजन गैस में टूट गया है। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखिए आसान है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, V2O5 दिया हुआ है। V2O5 को जब हम लोग कैल्शियम से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमारा जो है बन जाता है V2V सॉलिड प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ध्यान से देखिए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ने क्या किया, वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया। पहले वेनेडियम ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ था, यहाँ पर वेनेडियम अकेले है, यहाँ पर वेनेडियम अकेले है। कैल्शियम ने बोला वेनेडियम को, तुम जाओ, हम ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएंगे, हम ज्यादा पावरफुल है। अल्काली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ज्यादा पावरफुल होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, मोर रिएक्टिव होता है। इसीलिए कैल्शियम ने क्या किया, वेनेडियम को हटा दिया, और वेनेडियम के साथ जो ऑक्सीजन था उससे खुद बॉन्ड बना लिया। कैल्शियम ने खुद बॉन्ड बना लिया और वेनेडियम को डिस्प्लेस कर दिया, वेनेडियम को अपने जगह से हटा दिया, बोला कि ऑक्सीजन से अब हम खुद बॉन्ड बनाएंगे। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो है लास्ट वाला, ये हमारा बच गया क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये हमारा हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देख भी सकते हैं, वाटर H2O2 में वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। H2O2 में वाटर का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। H2O में ऑक्सीजन का -2 होता है, और O2 में 0 होता है। तो -1 से -2 गया रिडक्शन, -1 से 0 गया मतलब ऑक्सीडेशन, -1 से 0 गया ऑक्सीडेशन। H2O2 देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, H2O2 में O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। यहाँ पे O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। H2O2 कन्वर्ट हो गया, O2 में कन्वर्ट हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, एलिमेंटल फॉर्म में है, और एक H2O में कन्वर्ट होता है। तो H2O में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ये -2 होता है, ठीक है। तो -1 से देखिए, -1 से कहाँ गया, 0 में गया ऑक्सीडेशन, -1 और 0 में 0 बढ़ा ना, तो -1 से 0 में गया ऑक्सीडेशन, -1 से -2 में गया रिडक्शन, -1 से -2 में गया रिडक्शन। एक ही स्पीशीज का ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड, सेकेंड का थर्ड,
और थर्ड का फोर्थ और फर्स्ट का, चलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया, और डी का फर्स्ट एकदम सही है। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको समझ में आ गया कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। चलिए आसान क्वेश्चन था ये तो एकदम आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है हमको स्टेटमेंट फर्स्ट में, इन द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट SO4 titration, the solution needs to be heated initially to 60 degree Celsius, but no heating is required for ferrous aluminum sulfate FAS versus KMnO4 titration। देखिए एकदम सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं ऑक्सैलिक एसिड का KMnO4 से टाइट्रेशन करवाते हैं, KMnO4 से टाइट्रेशन करवाते हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। जब ऑक्सैलिक एसिड का KMnO4 से हम लोग टाइट्रेशन करवाते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे, ध्यान से सुनेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे जो है रिएक्शन वेरी स्लो होता है, रूम टेम्परेचर पे बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है। लिख देते हैं यहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वेरी स्लो होता है, बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है, बहुत ही स्लो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर को 60 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाएगा। वेरी स्लो रिएक्शन यहाँ पर होता है रूम टेम्परेचर पे, इसीलिए रिएक्शन को फास्ट करवाना होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे FAS का टाइट्रेशन अगर हम लोग करवाते हैं KMnO4 से, फेरस एल्युमिनियम सल्फेट का हम लोग टाइट्रेशन करवाते हैं, फेरस एल्युमिनियम सल्फेट का अगर हम लोग टाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर विन, ठीक है ठीक है, इसका अगर हम लोग टाइट्रेशन करवाते हैं FAS का, फेरस एल्युमिनियम सल्फेट का, तो ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, ये हमारा रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट एकदम सही बोल रहा है कि इन द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टाइट्रेशन, द KMnO द सॉल्यूशन नीड्स टू बी हीटेड इनिशियली 60 डिग्री सेल्सियस, इसलिए क्योंकि रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है, बट नो हीटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट। FAS का टाइट्रेशन जब करवाते हैं, ये H2SO4 के KMnO4 के प्रेजेंस में H2SO4 से जब टाइट्रेशन करवाते हैं फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट का, तब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, इसमें हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं होता है। चलिए ये एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इन ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 टाइट्रेशन, द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 टेक प्लेस एट हाई टेम्परेचर, एकदम सही बोल रहा है। ये जब इसका जब टाइट्रेशन कराते हैं तो हाई टेम्परेचर पे Mn2+ बनता है, कहने का मतलब MnSO4 बनता है, जो कि कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, जो कि किसके रूप में काम करता है, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, और ये ऑटो कैटेलिटिक रिएक्शन हो जाता है अपने आप। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है उसी तरह Mn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि MnSO4 ज्यादा बनने लगेगा, और जितना Mn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होते जाएगा, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, और जितना ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ेगा उतना ज्यादा MnSO4 बनेगा, Mn+2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, Mn+2 कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और रिएक्शन को और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेगा। ठीक है, एकदम सही है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4 टाइट्रेशन इनिशियली, क्या बोल रहा है, इनिशियली फॉर्मेशन ऑफ MnSO4 फॉर्मेशन होता है, और एट हाई टेम्परेचर विच देन एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर फर्दर रिएक्शन, फर्दर रिएक्शन के लिए Mn2+ कैटलिस्ट के तरह बिहेव करता है, कैटलिस्ट के तरह काम करता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ FAS द KMnO4 हीटिंग ऑक्सीडाइजेज Fe2+ टू Fe3+ बाय ऑक्सीजन इन एयर, ठीक है, एंड एरर में बी इंट्रोड्यूस इन द एक्सपेरिमेंट, एकदम सही बोल रहा है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ये लो टेम्परेचर पे होता है, ये लो टेम्परेचर पे होता है, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो Fe2+ फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, KMnO4 है ना यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ये Fe2+ को Fe3+ में ऑक्सीडाइज कर देगा, और ये देखिए ये ग्रीन कलर का होता है,
ये ग्रीन कलर का होता है, ये येलो कलर का होता है, आपको येलो कलर मिलने लगेगा, ठीक है। इससे आपका रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे आपका रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए ये जो ऑक्जेलिक एसिड वाला है ये तो हमको हाई टेम्परेचर पे मिलता है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे कैटेलिस्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, धीरे धीरे रिएक्शन होता है। हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे 60 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएंगे तो MnSO4 बनेगा और Mn2 प्लस कैटेलिस्ट के रूप में काम करेगा, और जितना ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ेगा MnSO4 उतना ज्यादा बनेगा और Mn रिएक्शन को उतना फास्ट कर देगा, Mn2 प्लस कैटलिस्ट बनेगा और उतना ज्यादा रिएक्शन को स्पीड में कर देगा, ठीक है। अगला क्या है, फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। Fe2 प्लस जो ग्रीन कलर का होता है येलो कलर में आपका कन्वर्ट होने लगेगा, इसीलिए हम लोग रूम टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, रॉन्ग है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ट्रू है। समझ में आ रहा है, आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड among V2O3, V2O4 and V2O5 upon reaction with alkali leads to formation of oxide anion. The oxidation state of V in the oxide is oxide anion। अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि V2O3 और V2O4 और V2O5, ये जो तीन आपको दिया हुआ है V2O3, V2O4 एंड V2O5, ये जो आपका तीन दिया हुआ है इसमें से सबसे पहले आप बताइए एम्फोटेरिक कौन सा है। जो एम्फोटेरिक होगा वो अल्काली से रिएक्शन करेगा, वो अल्काली से बोल रहा है रिएक्शन करेगा। जो एम्फोटेरिक होगा वो अल्काली से रिएक्शन करेगा और बनाएगा बनाएगा ऑक्साइड एनायन बनाएगा, ऑक्साइड एनायन बनाएगा। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। तो V2O5 हमारा क्या होता है, V2O5 जो हमारा होता है, ये V2O5 जो हमारा होता है, ये हमारा होता है एम्फोटेरिक। ये हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। ये आप लोग याद भी रखेंगे। ये V2O5 हमारा एम्फोटेरिक होता है। और जब हम लोग V2O5 का रिएक्शन करवाते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होता है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होता है। बोल रहा है द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमोंग, मतलब ये तीनों में से पहले बताइए एम्फोटेरिक कौन सा है, और उसका रिएक्शन करवाइए अल्काली से, अल्काली से, तब जाके हमको ऑक्साइड एनायन मिलेगा। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि V2O5 जो हमारा है, जो V2O5 हमारा है, वो हमारा क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। जब इसका रिएक्शन अल्काली से करवाते हैं, अल्काली से करवाते हैं, तो हमारा जो ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है वो हमारा बनता है VO4 पे 3 VO4 पे 3 ये हमारा क्या बनता है, VO4 पे 3 और इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो देखिए ये जो VO4 3 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, जिसका निकालना है उसका एक्स मान लेते हैं। जिसका निकालना है अंडरलाइन कीजिए, एक्स मान लीजिए। प्लस 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्साइड फॉर्म में, इक्वल टू हो जाएगा -3, क्योंकि ओवरऑल चार्ज कितना है, -3। ओवरऑल चार्ज है -3, तो कितना हो जाएगा x -8 इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू -3 प्लस 8। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +5। समझ में आ रहा है। आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होगा और आराम से आंसर को लगाना होगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले आपको बताना था एम्फोटेरिक कौन सा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा V2O5 था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारा V2O5 था। और V2O5 का रिएक्शन अगर अल्काली से कराते हैं तो VO4 पे 3 बनता है, और V का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो +5 हमारा आ गया। +5 आंसर हो गया थर्ड, आंसर क्या हो गया, थर्ड। क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 0.01 मोल सॉल्यूशन ऑफ KI रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ H2SO4 एंड KiO3 सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, 0.01 मोल KI लिया है और उसको H2SO4 से रिएक्शन करवा रहा है एंड KiO3 से रिएक्शन करवा रहा है। चलिए पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारा है 5I माइनस, यही KI है, ठीक है, प्लस IO3 माइनस, ये हमारा क्या है, KiO3 है, तो इसीलिए IO3 माइनस लिखा हुआ है। प्लस 6H प्लस है, क्या है, 6H प्लस है, गिव्स गिव्स 3I2 प्लस H2, 3H2, ठीक है।
इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा रिएक्शन को देखना है और थोड़ा सा यूनिटरी मेथड वगैरह लगाना है, ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जब हम लोग 200 ml KI लेते हैं सॉल्यूशन, तो वो रिएक्ट करता है 0.004 मोल ऑफ KiO3। देखते हैं, तो इसका अगर हम लोग 200 ml लेते हैं, इसका देखिए मोलैरिटी दिया हुआ है, KI का मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.01 मोल, 0.01 मोलैरिटी दिया हुआ है, ठीक है, मोलैरिटी 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 वाला है ये, ठीक है, कैपिटल एम, स्मॉल एम से मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.1 इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो लीटर में रखेंगे तो 200 अपॉन 1000। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, देखिए ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 0.2 आएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.02, 0.02 मोल आ गया, 0.02 मोल आ गया KI का, ठीक है, 0.02 मोल आ गया KI का, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से स्टोइचोमेट्री के हिसाब से 5 मोल अगर हम लोग KI लेते हैं, 5 मोल अगर हम लोग KI लेते हैं, तो उसके लिए आपको जो है 1 मोल क्या चाहिए, 1 मोल क्या चाहिए, IO3 माइनस, 1 मोल आपको चाहिए IO3 माइनस। देख रहे हैं, स्टोइचोमेट्री के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, स्टोइचोमेट्री के हिसाब से अगर 5 मोल आप आयोडीन माइनस लेते हैं, KI लेते हैं, उसके लिए आपको 1 मोल क्या चाहिए, IO3 माइनस। अगर हम लोग 1 मोल ले लिए तो, 1 मोल अगर ले लिए तो 1 मोल के लिए आपको चाहिए 1/5 ऑफ KI, ठीक है। उसी तरह 0.02 ले लेंगे तो, जीरो इसके लिए निकालना है ना हमको, तो 0.02 मोल ले लेंगे तो आपको कितना चाहिए, 1/5 इंटू 0.02, 1/5 इंटू 0.02, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.004 मोल, 0.004 मोल IO3 का आपको चाहिए, KiO3, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसका अगर आप लेते हैं 0.02 मोल, तो KiO3 का आपको लेना पड़ेगा 0.004 मोल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं, बोल रहा है कि 200 ml सेम है, 200 ml सेम है, इतना क्या है, सॉल्यूशन रिएक्ट विद 0.06 मोल ऑफ H2SO4। ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, उसके लिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं। बस कुछ नहीं करना है, यूनिटरी मेथड लगाना है, आपको आंसर शायद मिल भी गया होगा, ठीक है। आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए पहले, ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए, उसके बाद देखिए, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट, अगला भी क्या करेंगे, अगला भी निकालेंगे, तो ये भी 200 ml है, तो 200 बाय 1000 करेंगे, और मोलैरिटी कितना दिया हुआ है 0.1, तो यहां से भी निकल के आ जाएगा 0.02 मोल, 0.02 मोल, ये 0.02 मोल KI निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको अब हटा दीजिए, अब IO3 से हमको बात नहीं करना है, अब हमको बात करना है H2SO4, ये H2SO4 है, H प्लस जो है ना, H2SO4, H2SO4 ना एसिड ना है, तो इसीलिए H प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, एसिड के लिए H प्लस बस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाते हैं इस दोनों में, तो अगर हम लोग इसका 5 मोल लेते हैं, 5 मोल अगर हम लोग KI का लेते हैं, 5 मोल अगर हम लोग KI का लेते हैं, तो कितना लेना पड़ेगा, 6 मोल लेना पड़ेगा, 6 मोल आपका H प्लस का लेना पड़ेगा, 6 मोल H प्लस का लेना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम 1 मोल लेते हैं KI का, 1 मोल KI का लेते हैं, अरे इसका 5 मोल ना, इसका 5 मोल, 6 नहीं, इसका हमको कितना लेना पड़ेगा, 5 मोल, इसका अगर हम लोग 5 मोल KI का लेते हैं तो 6 मोल H प्लस का लेना पड़ेगा, 6 मोल। तो 1 मोल अगर लेते हैं, अगर 1 मोल लेते हैं तो इसका 6/5 मोल लेना पड़ेगा, 6/5 मोल लेना पड़ेगा H प्लस का। उसी तरह अगर हम लोग 0.02 मोल लेते हैं तो क्या होगा, 0.02 मोल अगर लेते हैं तो लेना पड़ेगा 6/5 इंटू 0.02 मोल। तो इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 0.006 नहीं आएगा, 0.006 नहीं आएगा, आपका आ जाएगा 0.024, 0.024, इसका कितना लेना पड़ेगा, 0.024, 0.024, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया है आपको, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया है, आपको क्या बोला है 0.06 लेना पड़ेगा, लेना कितना पड़ेगा 0.04, इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत है, सेकेंड वाला गलत है। तो देख लीजिए, तो ऑप्शन में कहाँ है, ए बी नहीं होना चाहिए, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ए डी या सी डी होगा, ठीक है। सी चेक कर लेते हैं, सी चेक कर लेते हैं, सी भी चेक कीजिएगा तो आपको नहीं आएगा। देखिए सी मैं आपको बता देता हूँ, अगर 200 ml, इसका 0.5 लीटर लेना है, ठीक है,
चलिए सी भी चेक कर लेते हैं, चेक ही कर लेते हैं, आपको बता देते हैं चेक करके। चलिए ये बी के लिए हो गया, अब मैं सी के लिए बता रहा हूँ आपको। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, पीछे जाकर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आसान था, यूनिटरी मेथड लगाना है, अगला वाला में भी आपको लगाना है। तो इसमें क्या बोला है, इसमें इस बार 0.02 नहीं होगा, इस बार आपको वॉल्यूम अलग दिया हुआ है। तो इस बार जो आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वो वॉल्यूम आपका है 0.5 लीटर है। तो 0.1 इंटू 0.5, तो यहाँ से हमारा मोलैलिटी निकल के आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा 0.05। इस बार 0.05 मोल्स लिया है। इस बार बोल रहा है कि 0.5 लीटर ऑफ के सॉल्यूशन प्रोड्यूस 0.005 मोल ऑफ I2। इस बार I2 के बारे में बात हो रहा है, तो करते हैं चलिए। तो अगर हम लोग 5 मोल के आई लेते हैं, 5 मोल के आई या आई माइनस लेते हैं, तो हमारा 3 मोल I2 का फॉर्मेशन होता है। तो इसीलिए 1 मोल में कितना होगा, 1 मोल में कितना हो जाएगा, 3/5 मोल ऑफ I2 हो जाएगा, 3/5 मोल ऑफ I2 हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए ध्यान से देखिए, इसीलिए जब हम लोग बात करेंगे 0.05 मोल का बात करेंगे, 0.05 मोल का बात करेंगे, तो हो जाएगा 3/5 इंटू 0.05। और इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.03, 0.03 मोल, 0.03 मोल, 0.03 मोल, ठीक है। 0.005 नहीं आएगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। थर्ड वाला भी गलत है, सी भी गलत है, सी भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए एंड डी। आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। समझ में आ रहा है सबको, आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। 0.03 मोल आ जाएगा, 0.05 नहीं आएगा, 0.03 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.03 मोल आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन है कि इक्विवेलेंट वेट किया है 3 का इक्वल होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5। आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट वेट हमारा होता है, वो हमारा क्या होता है, मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलर वेट है कितना, मोलर वेट कितना भी हमको नहीं पता है, मेन निकालना है हमको एन फैक्टर, क्योंकि मोलर वेट नहीं दिया हुआ है, एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना होगा इसका, देखिए तो IO3 माइनस से जब ये I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना हो रहा है। देखिए IO3 माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो X प्लस ये 3 2 6 हो जाएगा, तो हो गया -6 इक्वल टू -1। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, X -6 इक्वल टू -1। तो यहाँ से X इक्वल टू कितना हो जाएगा, X इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 + 6, तो ये X इक्वल टू 5 आ जाएगा। X इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है। तो x इक्वल टू यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 5 आ गया। x इक्वल टू यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा कितना आ गया, +5। तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, 5 का। तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। ये हमारा वेट लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो एकदम सही है, ये जो फिफ्थ ऑप्शन है एकदम सही है, ये फिफ्थ वाला एकदम सही है, मतलब फोर्थ वाला, फोर्थ वाला एकदम सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। चलिए, तो ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आंसर हो गया ए एंड डी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। और एक चीज आपको बोलना चाहते हैं, थैंक यू, और पढ़ते रहिए मन लगा के। और थोड़ा मेरा ये अगर हाथ ठीक हो जाता है, तो मैं आपको तुरंत जो है कल ही या परसों ही आपका केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जितना भी ऑर्गेनिक का भी चैप्टर बचा हुआ है, मैं लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आपके एग्जाम टाइम में भी मैं आपको जो है कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ट्रिक वगैरह, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प होगा, वो भी मैं आपको एग्जाम तक जो है हेल्प करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ये अगर ठीक हो जाता है एक बार, उसके बाद मैं आपको जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, करवा दूंगा, ठीक है। कीप डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, मेहनत कीजिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिलेगा, ठीक है। कीप डूइंग हार्ड वर्क, ओके। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए।